नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 18 सितंबर 2021। अभी हो रहे हैं शाम के 7:45। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम आप पहुंचे हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसीज है 11,954, मतलब अभी सिर्फ 46 अगर ऐड हो जाएंगी तो 12,000 का मैजिकल आंकड़ा पार हो जाएगा। एक्सचेंजेस है 411, तो 2 नए एक्सचेंजेस लिस्टिंग हुए हैं। मार्केट कैप चेक करेंगे तो $2.16 ट्रिलियन अभी फिलहाल है। ट्रेडिंग वॉल्यूम $100 बिलियन से थोड़ा सा कम हो गया है, $92.566 बिलियन से 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम। बिटकॉइन का डोमिनेंस थोड़ा सा बड़ा है, 42.2% पे पहुंच गया है। इथेरियम का डोमिनेंस थोड़ा कम हुआ है, 18.9% पे है। टोटल मार्केट कैप चेक करेंगे तो $2.16 ट्रिलियन है और 0.2% से मार्केट ऊपर आ गया है कल के हिसाब से। अगर ट्रेंडिंग चेक करेंगे तो शिबा इनू ट्रेंडिंग है, गाला ट्रेंडिंग है और स्मूथ लव पोशन ट्रेंडिंग है। बिगेस्ट गेनर्स चेक करोगे तो ग्रीनएक्स नाम का टोकन लिस्ट हुआ है जो है ऑलरेडी 600% का गेन दिया है 24 घंटों में। ग्रेविटी टोकन ने 508% का ग्रोथ दिया है और बीआईटी बाइकोनॉमी एक्सचेंज टोकन ने 388.71% का ग्रोथ दिया है। अभी रिसेंट लिस्टिंग्स में से 3 यहाँ पे दिए हुए हैं, लकी वन टोकन, एक्स हंटर और क्रिप्टो आइलैंड। तो ये तीनों की प्राइजेस जो है $0.00005939 है लकी वन टोकन की। एक्स हंटर की तो 0.80 और फिर $4372 है। क्रिप्टो आइलैंड की $0.00002621। तो ये बहुत कम वैल्यू वाले टोकन से अगर ₹100 भी यूज करोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। ये देख के लेना मत शुरू कर देना, पहले इनकी पढ़ाई करो और श्योरली डिस्कस करने लायक चीजें हैं, पढ़ाई करने लायक चीजें हैं। पक्का चेक कीजिएगा कि क्या है एग्जैक्टली ये सारे प्रोजेक्ट्स। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज। पहले नंबर पे बिटकॉइन है, एज यूजुअल $48,427 में मिल रहा है। 2.25% का इजाफा हुआ है अभी 24 घंटों में और 6.25% का इजाफा हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। इथेरियम सेकेंड रैंक पे है, $3483 में मिल रहा है। 0.62% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 4.79% की ग्रोथ दी है 7 दिनों के हिसाब से। थर्ड रैंक पे एडीए मतलब कार्डेनो है, $2.4 में मिल रहा है। 1.31% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 10.71% का लॉस हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। चौथे रैंक पे बीएनबी मतलब बाइनेंस कॉइन है, $416 में मिल रहा है अभी फिलहाल। 1.31% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में और 0.78% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों के हिसाब से। पांचवें नंबर पे टेदर है। अभी फिलहाल टेदर की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, फिर भी $1 कह सकते हो आप। $0.9994 में मिल रहा है। इसका क्लियर कट मतलब है लोग टेदर यूज करके बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज बाय कर रहे हैं, यही इसका मतलब है, क्योंकि इसका वैल्यू कम हो रहा है। तो लोग टेदर खरीदने के बजाय लोग टेदर यूज करके क्रिप्टो खरीद रहे हैं। दूसरा छठे रैंक पे रिपल है, $1.09 में मिल रहा है अभी फिलहाल। ऑलमोस्ट 2% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में और ऑलमोस्ट 1% का लॉस दिया है 7 दिनों के हिसाब से। सातवें नंबर पे सोलाना है, $162 में मिल रहा है अभी फिलहाल। 16.48% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में और 13.16% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। पोल्का डॉट 8वें नंबर पे है, $35.43 में मिल रहा है। 5.31% की ग्रोथ दी है 24 घंटों में और 15.63% की ग्रोथ दी है 7 दिनों के हिसाब से। डोज कॉइन 9वें नंबर पे है अभी फिलहाल, $0.2423 में मिल रहा है या फिर आप 24 सेंट कह सकते हो। 0.00 ऑलमोस्ट 0% का ग्रोथ है, फिर लॉस है 24 घंटों में और 1% का लॉस है 7 दिनों के हिसाब से। 10वें नंबर पे एक सर्कल कंपनी का USDC करके स्टेबल कॉइन है, वो भी $0.9992 में मिल रहा है। तो इसका भी यूटिलाइजेशन करके लोग अभी फिलहाल बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है और थोड़ा सा लॉस हुआ है या फिर प्राइस कम हुई है स्टेबल कॉइन्स की। हमारे टॉप 10 चेक करके हो गए हैं, हम बढ़ सकते हैं न्यूज सेक्शन की तरफ। एल सल्वाडोर रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल बिटकॉइन एटीएम इंस्टॉलेशंस, डेटा फाइंड्स। तो अब तक क्या था कि पहले नंबर पे यूएस था, दूसरे नंबर पे कनाडा था और तीसरे नंबर पे इंग्लैंड था, कि जहां पे सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी एटीएम्स थे। और अभी एल सल्वाडोर ने पिछले 1.5-2 महीनों में इतने सारे एटीएम्स इंस्टॉलेशन किए हैं कि वो अचानक से 47 या फिर 43 नंबर पे था, वहां से स्ट्रेट अवे तीसरे नंबर पे आ गया है क्रिप्टो करेंसी एटीएम नंबर्स के हिसाब से। अच्छी न्यूज है एल सल्वाडोर कंट्री को और एल सल्वाडोरियन सिटीजन्स को, दोनों को ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ आगे जाके फायदा जरूर होगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इवॉल्व और डाई, हाउ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर शिफ्टिंग द क्रिप्टो सेक्टर्स बैलेंस ऑफ पावर। तो इनका कहना यह है इन शॉर्ट के नॉर्मल जो लेगेसी ब्लॉकचेन सिस्टम्स है, जैसे लाइट कॉइन हो गया,
डैश, मोनेरो, जी कैश, ये सारे जो पुराने जमाने के क्रिप्टो करेंसी से जो काफी अर्ली इवॉल्व हुए थे, जिनमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फंक्शनैलिटी नहीं है, जिनमें कोई साइड चेन्स वगैरह के ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है, जो एक बेसिक फंक्शनैलिटी देते हैं और प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करते हैं, उनका कोई फ्यूचर स्ट्रांग नहीं है, ऐसा इनका इन शॉर्ट कहना है। लेकिन और इनका ये भी कहना है कि ऐसी अगर सिस्टम्स होंगी तो उनको कुछ ना कुछ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर डैप्स या फिर डीफाई या फिर कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि कोर फंक्शनैलिटी तो फाइनली क्या है, राइट? प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू, माइनिंग के थ्रू आप अगर ब्लॉकचेन को सिक्योर रखते हो तो ही जाके आगे कुछ ना कुछ फायदा है, राइट? तो बेसिक फंक्शनैलिटी देने वाले ये कोर ब्लॉकचेन्स हैं जिनको वैल्यू है। इनका वैल्यू कम दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स अभी फिलहाल, क्योंकि अभी तक मार्केट अप टोटली नहीं गया है। ये दिसंबर या फिर जनवरी, दिसंबर के आसपास मुझे लगता है मार्केट एक्चुअली मैच्योर होकर दिखेगा कि कहाँ पे कौन है, और उस टाइम पे समझ में आएगा कि इन सारी क्रिप्टो करेंसीज का क्या वैल्यूएशन है, और तब देखेंगे कि कार्डेनो, सोलाना या फिर ये जो सारी क्रिप्टो करेंसीज आई है, ईओस आया है, तो ये ट्रॉन है, तो इन सब में से एक्चुअल यूज केसेस किस में है और हार्ड कोर फैंस, हार्ड कोर यूटिलाइजेशन किस में है, वो तभी समझ में आएगा जब एक्चुअली मार्केट टॉप के आसपास आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बिटकॉइन इज प्लेइंग माइंड गेम्स एज इट्स प्राइस कॉइल्स इनटू अ टाइटर रेंज। तो ये हो रहा है कि बिटकॉइन, हमें हमेशा लग रहा है कि $50,000 के पार चला गया तो अभी आगे चला जाएगा 70, 80, 90, $100,000 या फिर जो कुछ भी है, जो टॉप हमें अपेक्षित है ये ईयर एंड के आसपास, तो वो नहीं होने दे रहा है। बार बार वो नीचे आ रहा है। नीचे जाने के टाइम पे भी ऐसा लगता है कि अभी क्रैश हो जाएगा, तो वहां से फिर ऊपर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा फनी गेम्स खेल रहा है हमारे माइंड के साथ। और मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए, धीरज रखिए। अगर आपने ऑलरेडी टॉप के आसपास खरीद लिया था बिटकॉइन, मतलब जब 51 लाख वगैरह गया था, या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने उस टाइम पे ली थी जब भी टॉप के आसपास था, मई महीने में या फिर अप्रैल महीने में, या फिर अभी भी रिसेंटली लिए, लेकिन अभी आप लॉस में हो, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, आपके पास बहुत टाइम है। थोड़ा मार्केट ऊपर आने दीजिए, देखिए क्या होता है आगे जाके। जॉन सीना कॉल्स हिज ओन एनएफटी सेल्स अ कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर। तो जॉन सीना जो एक वर्ल्ड वाइड एक बड़े पहलवान कहते हो आप उनको, तो WWE में खेलते थे, और उनका 500 गोल्ड टियर पैकेजेस लॉन्च किया था मेरे ख्याल से उन्होंने एनएफटीज का, और $1,000 का एक एनएफटी बिक रहा था, आराम से लोग खरीद सकते थे। लेकिन लोगों ने नहीं पसंद किया इसे, सिर्फ 37 बेचे गए या फिर 37 बेचे गए, और उसमें से मतलब बहुत सारे 430 या फिर 425 रह गए जो लोगों ने खरीदे ही नहीं। तो ये एक एग्जांपल है, आपको इसमें से भी लेसन लेना चाहिए। अगर आप एनएफटीज लॉन्च कर रहे हो या फिर क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी काम करना चाहते हो, तो ये सही बात नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हो कि एनएफटीज बिक रहे हैं, कुछ भी बिक रहा है, ऐसा समझ के आप भी अपना लॉन्च कर दो। अगर आपको उतना पब्लिसिटी नहीं है, अगर आपका एनएफटीज को कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है, उतना प्रमोशन भी नहीं किया है आपने, उसमें उसके पीछे कुछ बैकिंग नहीं है एक्चुअली टेक्निकल, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको पढ़ाई करनी चाहिए पहले, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कहूंगा भी नहीं कि आप खरीदिए, बेचिए या फिर कुछ भी कीजिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप पढ़ाई कीजिए मेरे साथ आके, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। 3 स्टेट्स, मतलब 3 राज्यों ने मिलके क्या किया है। अलाबामा से, उसमें और कौन अभी नया ऐड हुआ है कि अलाबामा नया ऐड हुआ है। अलाबामा सिक्योरिटीज कमीशन ऑल्सो क्लेम्स सेल्सियस वायोलेटेड सिक्योरिटीज लॉ। तो सेल्सियस करके नेटवर्क है एक, मतलब ब्लॉकचेन है, और न्यू जर्सी, टेक्सास और अलाबामा, ये 3 स्टेट्स ने अभी ये जो है कंपनी सेल्सियस को अभी आई थिंक नोटिस भेजा है कि आपने इंटरेस्ट बेयरिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया हमारे परमिशन के सिवा, तो वो सिक्योरिटी में माना जाता है, और आपने वो लॉन्च किया है तो आपको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले वो शो कॉज नोटिस जाएगा, मतलब उनको 28 डेज के अंदर अभी एक्सप्लेनेशन भेजना पड़ेगा कि उनका एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है और उन्होंने क्यों लॉन्च किया और रेगुलेटर से बात क्यों नहीं की। तो इस पे रिस्पॉन्स सीईओ जो है, उनके सीईओ ने रिस्पॉन्स दिया है कि मुझे लगता है कि सिक्योरिटी के रेगुलेटर्स जो हैं उनको मुझे पढ़ाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिक्योरिटी क्या होती है, ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसीज क्या चीज़ है। लेकिन ये सब बोल के कुछ फायदा है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। रेगुलेटर्स सेंट्रलाइज्ड प्लेयर्स होते हैं जो कि अपना कंट्रोल नहीं छूटने देंगे, कुछ भी हो जाए। आप एसीसी या फिर किसी भी रेगुलेटर के थ्रू देख लीजिए, जिनका अभी बिहेवियर आप जो देखोगे क्या चल रहा है, अगले न्यूज़ भी देखेंगे, धीरे धीरे उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि रेगुलेटर्स को डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत सख्त एलर्जी है, उनको अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं है। भले ही वो प्रोडक्ट रोकने की वजह से या फिर भले ही उनके मूवमेंट या फिर उनके रेगुलेशन की वजह से नॉर्मल इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाए, चलेगा,
लेकिन वो अच्छे प्रोडक्ट्स या फिर अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को आगे नहीं आने दे रहे हैं। अब ये इसके पीछे क्या उनका गोल्स है वो अलग बात है, लेकिन उनका गोल मुझे लगता था या फिर सबको ऐसे लगता था पहले से कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन उनका गोल है, लेकिन अभी इन्वेस्टर्स का नुकसान भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें यही करना है कि उनको स्टॉप करना है बस। जैसे इंडिया में भी आरबीआई ने जो किया था कि सारी बैंकों को बोल दिया था कि आप बैंकिंग सर्विसेज देना बंद कर दो, अभी नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ने भी वही किया है, 8 महीनों से वहां पे बैन चल रहा है। बैन इन द सेंस आप बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन आप बेचोगे कहां से और खरीदोगे कहां से? अगर एक्सचेंजेस को बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो इन्वेस्टर्स का हो रहा है जिन्होंने ऑलरेडी खरीद लिए हैं, वो बेच नहीं पा रहे हैं और रुपीज नहीं ले पा रहे हैं या फिर वहां पे नायरा नहीं ले पा रहे हैं। तो ये टाइप का नुकसान जो होता है इसकी भरपाई तो कोई करने नहीं वाला है, लेकिन सिर्फ ये बताना है चिल्ला चिल्ला के कि हमें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, और रियल इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है वो सब उनको कुछ मायने नहीं रखता। उनको सिर्फ अपने जो लिखे पड़े हुए जो रूल्स हैं उनको ही देखना है, रियलिटी से उनका कोई संबंध नहीं होता, ऐसा मुझे लगने लगा है ये सारी चीजें पढ़ के। और इसीलिए ये सीईओ कह रहे हैं कि मुझे सेल्सियस सीईओ ईगर टू एजुकेट सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स इन ब्रूइंग लीगल फाइट। और पहले भी एक केस हुई थी जिसमें आई थिंक कोर्ट रूम में स्ट्रेट अवे पेशकश की गई थी कि हम आपको चाहिए तो हम आपको इसके बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में। और उसके ऊपर जज ने कुछ तो स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स भी दिए थे। ठीक है, छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, सेंट्रलाइज प्लेयर से इतने जल्दी नहीं सीखेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं उनके अगल बगल में। या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको आप जगा सकते हो, राइट? लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको जगाना मुश्किल होता है, राइट? तो यही आप समझ लीजिए कि सेंट्रलाइज प्लेयर सो नहीं रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ें पता होंगी, उनका भी पढ़ाई चल रहा है, उनका भी रिसर्च चल रहा है 2017, 18, 16 से। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, कब ये लोग जागते हैं एक्चुअली और हमें दिखाते हैं कि हम जाग गए हैं। हम अभी समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस, डिसेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस को या फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को या फिर पीयर टू पीयर सिस्टम्स को रोकना या फिर उनको मैनेज करना या फिर उनको रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेगुलेटेड है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। अभी ये और एक जोक आप समझ लीजिए, ठीक है? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स क्रिप्टो करेंसी सैंक्शंस टू कॉम्बैट रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर को रोकना अगर पॉसिबल होता है इनके लिए तो अब तक कोई अटैक्स होते ही नहीं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लोग रैंसमवेयर रोक नहीं पाएंगे या फिर ये जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, करने दीजिए, सारे गवर्नमेंट्स को मिलकर ये अटेम्प्ट करने दीजिए, बहुत बहुत अच्छी चीज है। क्रिप्टो करेंसी सैंक्शंस प्लान कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यूएस की जो करंट गवर्नमेंट है वो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सैंक्शंस थोपेंगे, जिसकी वजह से रैंसमवेयर कम हो जाएंगे, रैंसमवेयर अटैक। अब ये क्लियर कट जोक है या फिर इनको पता नहीं है किस बारे में बात करने हैं या फिर किस बारे में इनको काम करना है, इनको खुद ही को पता नहीं है। लेकिन अगर कुछ इसमें से अगर अच्छा बाहर निकल के आता है तो श्योर इनको मेहनत करनी चाहिए, उनको इसका रिजल्ट क्या आता है वो देखने लायक चीज होगी। इनका कहना है कि ये लोग क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर सैंक्शन करेंगे, मतलब क्रिप्टो करेंसीज को रोकने की या फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशन तो नहीं कह सकते लेकिन रोकने की कोशिश करेंगे। अब क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू जाते हैं और राउटिंग सिस्टम्स इतनी स्मार्ट नहीं है हमारी कि ये डेटा अलग है इसको फेंक देंगे, ये डेटा अलग है इसको जाने देंगे वगैरह, ये सारी चीजें कर पाएंगे अभी फिलहाल। तो उनको ऑल द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। नेक्स्ट लाइन यही है, इट्स अनक्लियर हाउ स्पेसिफिकली द यूएस गवर्नमेंट विल सीक टू मिटिगेट रैंसमवेयर पेमेंट्स। तो रैंसमवेयर के लिए समझिए मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसको अगर कोई आके हमारे डेटाबेस को ब्लॉक लगा के चला जाता है और कहता है कि एक्स अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी दीजिए, तभी जाके हम आपको जो एनक्रिप्ट किया हुआ है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड देंगे, फिर आप डिक्रिप्ट करके अपना डेटा यूज कर पाओगे, तब तक के लिए आपका पूरा काम रुका हुआ रहेगा। तो उनको जो एक्स क्रिप्टो करेंसी चाहिए वाई क्वांटिटी में जेड एड्रेस पे, वो अगर मैं किसी यहाँ वहां से कहीं से भी एक्सचेंज से खरीद के उनको भेज देता हूँ तो वो ट्रांजैक्शन ये लोग रोकेंगे कैसे? ये लोग मेरे ऊपर सैंक्शन डालेंगे, मतलब मुझे मेरा डेटा छुड़वाने के लिए, मेरा डेटा मेरे पास आने के लिए मैं जो करना चाह रहा हूँ वो रोक देंगे, या फिर कि ये ट्राई करेंगे कि एक्सचेंजेस में ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम्स बिठा दे कि उनको समझ में आ जाए कि श्रीकांत कुलकर्णी इज परचेसिंग दिस लाइट कॉइन या फिर दिस इथेरियम फॉर पेमेंट टू द रैंसमवेयर हैकर्स और उनके लोग अटैकर्स को देने के लिए खरीद रहा है।
तो इतने इंटेलिजेंट सिस्टम्स मेरे ख्याल से अब तक पैदा नहीं हुए हैं कहीं पे भी, लेकिन पता नहीं, अभी ये लोग बना रहे हैं तो बनाने दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा इसका। ऑल द बेस्ट टू देम, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। Christie's to sell some of the earliest NFTs and only for ETH। इथीरियम में बेचना चाहते हैं, बहुत पुराने NFTs है, उनका नाम है क्यूरियो कार्ड्स, और ये न्यूज़ हमने 15-20 दिन पहले ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसके डिटेल में जाने में कोई पॉइंट है। क्यूरियो कार्ड्स नाम के बहुत पुराने NFTs है जो अभी क्रिस्टीज करके जो ऑक्शन हाउस है वो बेचना चाहते हैं। यूएस ऑफिशियल्स एड इनसाइडर ट्रेडिंग क्लेम्स टू बाइनेंस इन्वेस्टिगेशन। तो बाइनेंस का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, आईआरएस को उन्होंने फेस किया है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे जो कहते हैं ये लोग, दोनों को फेस करके हो गया है। अभी सीएफटीसी जो है कमोडिटीज का जो वहाँ का रेगुलेटर है, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है और इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगा दिए हैं। और बाइनेंस अभी आज उनका और एक न्यूज है कि बाइनेंस इज प्रिपेयरिंग टू चेंज, उनका इंटरनली कैसे वो लोग काम करते हैं, टीम कैसे रिपोर्टिंग करते हैं वो चेंज कर रहे हैं, ताकि उनको रेगुलेटर जो दुनिया भर के रेगुलेटर हैं उनसे अच्छे से बात कर पाए, अच्छे से काम कर पाए उनके साथ में। तो ये अच्छा मूवमेंट है, ऑल द बेस्ट टू देम। और एक न्यूज है बाइनेंस की, उन्होंने यूरोपूल के वेटरन, मतलब बहुत पुराने मेंबर है यूरोपूल के, तो उनको उन्होंने हायर कर लिया है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करने के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि अभी बाइनेंस मूव कर रहा है रेगुलेटर्स को हेल्प करने के लिए, लेकिन रेगुलेटर्स कितना इनकी हेल्प एक्सेप्ट करेंगे और रेगुलेटर्स कितना इनको सपोर्ट देंगे वो देखने लायक चीज है। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत एंटिसिपेटेड एक न्यूज था वो अभी आ गया है कि बक नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो अभी उनका पब्लिक ऑफरिंग दे रहा है, या फिर पब्लिक ऑफरिंग मतलब वो वहां पे कुछ सेल नहीं करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ लिस्टिंग चाहते हैं, और लिस्टिंग उनका होगा स्पैक के थ्रू, मतलब एक बड़े कंपनी के साथ मर्जर करेंगे, जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होगी एक्सचेंज पे, उनके साथ मर्जर करके ये काम किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एसईसी को ऑलरेडी एप्लीकेशन दे दिया है। ऑल द बेस्ट टू बक, बहुत एंटिसिपेटेड है ये मूव। क्रिप्टो होल्डर्स सू एप्पल ओवर फेक वॉलेट ऐप स्कैम। तो एक फेक वॉलेट था, उसमें से कुछ ये बताया गया कि इसमें से ऐसा फायदा होगा, ऐसे आउटपुट्स आएंगे, ऐसे इंटरेस्ट आपको बेयर प्रोडक्ट मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, उनका नुकसान हो गया। उन्होंने अभी एप्पल के ऊपर एक केस दर्ज कर दिया है, और अभी देखने लायक होगा कि एप्पल इसको क्या रिस्पॉन्ड करता है, कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग केस होने वाला है। रिपल इज लुकिंग टू बिल्ड अ मार्केट मेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर XRP। तो XRP टोकन जो है उसको मार्केट मेकिंग मतलब क्या, कि ट्रेडिंग में एक लेवल तक पहुंचा देना, कि भाई मतलब अभी $1 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये लोग मार्केट मेकिंग टीम बिठा देंगे 10-15 लोग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग एक्सचेंजेस में, और $1 बिलियन से हमारा गोल है कि $2 बिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये खुद ही परचेस करेंगे, खुद ही बेचेंगे, अलग अलग एक्सचेंजेस में आर्बिट्राज करेंगे, सारी गेम्स खेलेंगे और खुद का फायदा करेंगे। और अगर इनका ग्रोथ होता है तो ऑफकोर्स जिनके पास रिपल टोकन ऑलरेडी पड़ा हुआ है उनका भी ग्रोथ होगा। ये लोग 10 से 12 लोगों की टीम हायर कर रहे हैं लंदन में और सिंगापुर में। ऑल द बेस्ट टू रिपल। अगली न्यूज देखते हैं। फिनटेक फर्म रिवोल्ट पेज फॉर डलास बेस्ड वीवर्क वर्कस्पेस विद बिटकॉइन। तो रिवोल्ट नाम की एक पेमेंट सर्विसेज की कंपनी है, रादर फिनटेक कंपनी है। उन्होंने वीवर्क करके जो जगह है वहां पे, वीवर्क पूरे दुनिया में है, पुणे में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में, हर जगह पे है। और उनका एक्चुअली ऑफिसेस जो है वो रेंटल पे या फिर पर डे बेसिस, पर वीक बेसिस, ऐसे 10 सीट चाहिए हमें ऑफिस में, 3 सीट चाहिए वगैरह, जैसे भी आपका है कस्टमाइज्ड आप जा सकते हो प्लान के साथ में। और अभी तो उनका पर डे प्लान भी अवेलेबल है कि आप बोर हो गए हो घर पे, घर से काम कर करके, तो आप कुछ एक दिन के लिए वहां पे जाके भी काम कर सकते हो। तो इस टाइप की फैसिलिटी वो देती है। और इनका पहला अभी डील हुआ है रिवोल्ट के साथ, कि जहां पे रिवोल्ट ने पेमेंट किया है बिटकॉइन में। और वीवर्क इतने ट्रबल में है अभी फिलहाल के उन्होंने इसको न्यूज बना दिया है कि भाई हमने बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करके अभी ये लेटेस्ट डील की है। तो इन शॉर्ट हम बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं, आपको अगर आना है तो आइए। तो अभी मुझे लग रहा है कि बाकी के एक्सचेंजेस, कुछ क्रिप्टो कंपनीज भी वीवर्क में शिफ्ट हो सकते हैं, ये एटीट्यूड देख के। अगली न्यूज देखते हैं। लाओस ऑथराइजेस क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ये न्यूज तो अच्छी थी, ये भी न्यूज अच्छी है। लाओस करके जो कंट्री है कंबोडिया के अगल बगल में आती है, कहीं पे एशिया की कंट्री है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो वहां पे अभी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ऑथराइज कर दिया है गवर्नमेंट ने, और ट्रेडिंग एक्टिविटी जो होता है उसको भी ऑथराइज कर दिया है। इसका फायदा क्या होगा कि छोटी सी कंट्री है, चाइना के करीब है, तो चाइना में से जो भी माइनर निकलना चाहते हैं वो यहाँ पे भी आ सकते हैं और माइनिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ट्रेडिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इनकी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है। लाओस को कॉन्ग्रेचुलेशन, और लाओस के जो सिटीजन है उनको ऑल द बेस्ट, कुछ ना कुछ अच्छा ही हासिल होगा इसमें से। अब भारत का नंबर कब लगता है वो देखने लायक चीज है।
लूनो reinstate डिपॉजिट एंड विड्रॉल फंक्शन फॉर नाइजीरियन क्लाइंट्स, डिनाइज यूजर स्पेकुलेशन। तो ये न्यूज इसमें ऐसा है कि लूनो नाम का एक अफ्रीका में बहुत बड़ा एक्सचेंज है, और उन्होंने जो सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया है, उन्होंने नायरा पेमेंट्स या फिर नायरा बैंकिंग सिस्टम जो है बेसिक, तो उसका सारे बैंक्स को बता दिया था कि आपको क्रिप्टो कंपनीज को, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बिल्कुल सपोर्ट देना नहीं, बैंकिंग सर्विसेज डिनाई कर देनी है, जैसे आरबीआई ने भारत में किया था। वैसे ही वहां पे हुआ है। हमारे पास 2018 में हुआ था, उनके पास 2020 में हुआ है, आई थिंक नहीं 2021 में हुआ है, और 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं ये होके। और अभी लूनो ने नाइजीरिया के अपने सारे क्लाइंट्स को ईमेल किया है कि हम आपकी डिपॉजिट और विड्रॉल चालू कर रहे हैं। तो लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे बैंकिंग बैंक चल रहा है और इनका ऐसा मेल आ गया, तो शायद लूनो को अंदर की खबर पड़ गई होगी कि कहीं से अभी सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया नायरा पेमेंट्स या फिर बैंकिंग सिस्टम को अलाउ करने वाले हैं क्रिप्टो में। तो उसको उन्होंने डायरेक्टली ना कह दिया है कि हमें कुछ अंदर की खबर नहीं है, हम लेकिन आपको सर्विसेज देना चाहते हैं। अब ये कैसे सर्विस देंगे ये देखने लायक बात है। ऑल द बेस्ट टू लूनो, ऑल द बेस्ट टू नाइजीरियंस। कभी ना कभी उनको डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व पता चल जाएगा और वो आगे बढ़ने देंगे शायद से इकोनॉमी को। ये इंटरेस्टिंग खबर है। आफ्टर फेड मेंबर्स डिस्क्लोज $1 मिलियन स्टॉक ट्रेड्स, फेड्स पॉवेल इनिशिएट्स एथिक्स इंक्वायरी। तो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम कोई मतलब दूध की धुली हुई सिस्टम नहीं है, कोई सोने से बनी हुई सिस्टम नहीं है, और कोई ऐसी सिस्टम नहीं है कि जो मिस्टेक्स ना करे या फिर जहाँ पे कुछ झोल ना हो या फिर जहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। तो फेडरल रिजर्व के जो, जैसे भारत में आरबीआई के 4 ब्रांच है, वहाँ पे फेडरल रिजर्व के आई थिंक 25 ब्रांचेस है मेरे ख्याल से। तो 25 में से कुछ ब्रांचेस के जो सीनियर मेंबर्स है, उनके जब भी रिवेलेशंस आए या फिर उनके जब डिस्क्लोजर्स आए, तो उसमें पता चला कि उनको 2020 में बहुत सारी डील्स हुई हैं, उसमें उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा मिला है या फिर प्रॉफिट भी हुआ है। तो उसके ऊपर अभी यहाँ के जो जेरेमी पॉवेल जो है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, वो अभी इंक्वायरी बिठा रहे हैं। ये सिर्फ नाम मात्र होने वाला है मेरे ख्याल से, इसमें से कोई आउटपुट नहीं आएगा। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम और उनके सेंट्रलाइज प्लेयर्स, उनके सेंट्रलाइज दोस्त, उनके फंड मैनेजर्स, बैंक, सारे एक साथ काम करते हैं और खुद बड़े होते हैं हमेशा। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे चल रहा है दुनिया, देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के करीब हम कब पहुंचते हैं। और इसी नोट पे मैं आज का एपिसोड खत्म कर देता हूं। उसके पहले सिर्फ मैं एक बार coinmarketcap.com रिफ्रेश करके आपको बताता हूं कि 18 सितंबर 2021 को रात को 8:01 पे बिटकॉइन था $48,457 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आपको अलविदा कहता हूं आज के एपिसोड में से। कल के एपिसोड में फिर से मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सारी खबरें चेक करेंगे और मार्केट अपडेट भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय द डिप्स एंड ऑर्डर। बाय गाइस।